नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई की यूट्यूब चैनल में। ये ज्योग्राफी का अपना सेकंड लेक्चर है। इससे पहले मैं ज्योग्राफी का एक लेक्चर ले चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए आप और मेरे यूट्यूब चैनल पे और वो पहला लेक्चर आप देखिए, तब आपको ये वाला लेक्चर थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। उस लेक्चर में हमने देखा था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, और पहले जो है सूर्य केंद्रित सिद्धांत था, फिर भू केंद्रित सिद्धांत पहले था, फिर सूर्य केंद्रित सिद्धांत आया, है ना। फिर हमने देखा था कि आकाशगंगाएँ क्या है, देखा था कि नहीं देखा था? देखा था। तारे क्या है, तारों के प्रकार देखे थे। आज उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे, और आज ही हमारा इसका दूसरा चैनल है, सॉरी दूसरा वीडियो है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हाँ जी, शुरू करें। तो ये देखिए, मैं आपके लिए 6th क्लास के एनसीईआरटी प्लस मैं 11th क्लास के एनसीईआरटी दोनों लेके आया हूँ। दोनों से संबंधित जो भी दोनों में जो भी अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से उपयोगी जो कंसेप्ट हैं, जो चीज़ें हैं, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। 6th क्लास के एनसीईआरटी इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा आसानी से समझाया गया है, आसानी से इसमें बताया गया है, तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर कोई एकदम नया एस्पिरेंट है तो उसको भी ठीक से समझ में ये आ जाएगा। और वैसे भी एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। फिर देखिए, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। ये देखिए, इसमें कहानियाँ बताई गई है ना। बहुत सारे उसमें तारे होते हैं, चमकीले होते हैं, आकाश में हीरे के जैसे वो टिमटिमाते हुए दिखते हैं, है ना। फिर वो चंद्रमा के समान हमें दिखते हैं। ठीक है, इसमें सब ये बातें बताई गई। हमारा कंसेप्ट जहाँ से होगा वो हम देखेंगे कि ये है कि जो हमें आसमान में दिखता है, सूर्य दिखता है, चांद दिखता है, और इस प्रकार की और वस्तुएं, तारे दिखते हैं, ये सब दिखते हैं, वो क्या है? वो सब है खगोलीय पिंड। कल हमने डिस्कस किया था ना, तो ये है सब सारे के सारे क्या है? खगोलीय पिंड। फिर कल हमने देखा था कि तारा क्या है? तारा क्या है? ऐसा खगोलीय पिंड जिसका अपना स्वयं का प्रकाश हो, है ना, जिसका वो जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न कर सकता हो, वो क्या होता है? तारा होता है। और जैसे हमने देखा, सूर्य भी एक तारा है। और हमारा निकटवर्ती तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, है ना। ठीक है, जब हम रात को देखते हैं तो हमें अनगिनत तारे दिखते हैं जो सूर्य के समान ही चमकते हैं। दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? परंतु वो हमसे बहुत दूर है, इसलिए हमें वो छोटे छोटे ही दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम आसमान में देखें तो हवाई जहाज हमें कितना छोटा सा दिखाई देता है ना, उसी प्रकार से, है ना। फिर यह है, अगर हम रात में देखें तो बहुत सारे तारे जो होते हैं उनका अगर हम मिला लें, एक जैसा उनको मिला दें और उनकी आकृति बना दें। देखिए, जैसे ये है, अगर इनकी आकृति बना दें तो वो क्या बन जाता है? तारामंडल वो बन जाता है, जिन्हें नक्षत्र मंडल या तारामंडल भी उन्हें कहते हैं। ठीक है, जो अपने अर्सा मेजर या उर्सा मेजर जिसे कहते हैं, या बिग बियर भी इसे कहते हैं, वो भी एक प्रकार का तारामंडल ही है। ठीक है, और जैसे बहुत आसानी से समझने वाले या जिनको पहचान लिया गया है वो तारामंडल कौन कौन से हैं? जैसे सप्तऋषि, है ना। तो ये सप्तऋषि तारामंडल है। देखिए, ये सप्तऋषि तारामंडल है। ठीक है, जिसमें है ना 7 तारे, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7 तारे, है ना। तो सप्तऋषि है, तारामंडल है ये। और कल हमने देखा था कि सप्तऋषि तारामंडल को अगर मिला के एक सांकेतिक रेखा खींच दें तो हमें ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है। देखिए, इसको अगर हम मिला के ऐसे एक रेखा खींच दें ऐसे, तो ये हमें ध्रुव तारे की ओर संकेत कर रहा है ना। हाँ जी, ठीक है। हाँ, तो चलो आगे चलते हैं। फिर है, प्राचीन समय में लोग क्या करते थे? अगर दिशा का ज्ञान करना होता था उन्हें, तो किसका इस्तेमाल क्या करते थे? ध्रुव तारे का। और कल के लेक्चर में हमने देखा भी कि ध्रुव का तारे का वो क्वेश्चन पूछा था किस प्रकार से, वो भी हमने देखा। और किस प्रकार से उससे दिशा का ज्ञान होता है वो भी हमने कल के लेक्चर में देख लिया है। ठीक है, अब ऐसे जैसे ये तो हमने देख लिया सूर्य, कि सूर्य क्या है? ऐसा खगोलीय पिंड जिसका स्वयं का प्रकाश हो, वो सूर्य। अब ग्रह, फिर ग्रह क्या होगा? तो ग्रह क्या होगा? ग्रह वो होगा जिनका अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। ठीक है, वो किससे अपना प्रकाश ग्रहण करते हैं? तारों से। तो वो क्या हो गया? ग्रह। ऐसे खगोलीय पिंड जिनका खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, जो तारों से अपनी ऊष्मा और प्रकाश ग्रहण करते हैं, वो क्या हो गया? ग्रह। जैसे अपना ग्रह है पृथ्वी, इसके बाद अपना इसकी ऊष्मा और इस पर ऊर्जा है, प्रकाश है नहीं है। ये किससे ग्रहण करता है? सूर्य से ग्रहण करता है ना। तो ये क्या हो गया? एक ग्रह ये हो गया। ठीक है, हाँ, तो चलो आगे चल लेते हैं। फिर अब इसमें देखिए, ये हमारा सौरमंडल दिया गया है इसमें, और ये आपको चीज़ें थोड़ी सी इसमें याद रखने वाली है। ठीक है, मैं उसको थोड़ा समझा के ही आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हो गया अपना सूर्य, और सूर्य के बाद में ये अपने हैं 8 ग्रह, है ना। प्लूटो को ग्रह में पहले मानते थे, फिर बाद में उसको प्लूटो को ग्रह
मानना आप बंद कर दिया है, इसलिए अब हमारे पास सिर्फ 8 ग्रह हैं। वो 8 ग्रहों के आपको नाम याद होने चाहिए, सूर्य से दूरी के हिसाब से उनका क्रम आपको याद रहना चाहिए, कौन बड़ा है कौन छोटा है ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसमें देख लें अगर, तो सूर्य जो है ये रहा अपना सूर्य यहाँ, फिर इससे अगर दूरी के हिसाब से देखें तो सबसे पहले आएगा बुध, फिर आएगा शुक्र, बुध शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो इसको आपको इस प्रकार से याद कर लेना है, बुध शुक्र, बुध के बाद शुक्र आएगा, बुध शुक्र, पृथ्वी, मंगल, है ना, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, है ना। ये अपने 8 ग्रह हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रह हो गए। ये सूर्य से दूरी के हिसाब से ये ग्रह क्रम में लगाए हुए हैं, ये क्रम आपको याद रहना चाहिए। ठीक है ना। अब हमने देखा था कि कुछ क्षुद्र ग्रह वगैरह होते हैं, कुछ उल्कापिंड होते हैं। तो देखिए मंगल ग्रह है और बृहस्पति ग्रह के बीच में, मंगल और बृहस्पति, अगर आप ऐसे सब किताब में देख के पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे कि किस किस के बीच में क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है। तो यहाँ देखिए आप, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाई जाती है एक पट्टी जिसमें होते हैं क्षुद्र ग्रह, है ना। यहाँ पर क्षुद्र ग्रह होते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? ये छोटे छोटे रॉकी प्लैनेट के ही आप समझ सकते हो, नाबालिग प्लैनेट्स होते हैं ग्रह। ऐसे ग्रह जो ऐसे मतलब छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े हैं, ये धूल कण के टुकड़े हैं सब, ये जो प्लैनेट नहीं बन पाए वो सिर्फ ये बन के, ये क्षुद्र ग्रह बन के ही रह गए, है ना। कुछ तो बड़े बड़े भी हैं, कुछ छोटे छोटे भी हैं, ठीक है ना। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये मंगल और बृहस्पति के बीच में एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर सबसे बड़ा अगर ग्रह देखा जाए तो कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, है ना। और ये क्षुद्र ग्रह से अंदर वाले जो ग्रह हैं इनको कहते हैं पार्थिव ग्रह, यानी ये पृथ्वी के समान ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। और इनको जो है ये बाहरी ग्रह हैं ये वाले, ठीक है ना। कौन से? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जो है ये बाहरी ग्रह है। और पार्थिव ग्रह कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, है ना। क्षुद्र ग्रह से इधर वाले जो है वो आपके पार्थिव ग्रह और ये बाहरी ग्रह ये हैं, ठीक है। ये देखिए ये आंतरिक ग्रह यहाँ बता रखा है, ये है बाह्य ग्रह, दिख रहा है ना आपको। ये आंतरिक ग्रह किससे बने हुए हैं? ये चट्टानों से बने हुए हैं आंतरिक ग्रह। और जो बाह्य ग्रह हैं वो किससे बने हुए हैं? वो गैस और तरल पदार्थों से ये बने हुए, यानी ये चारों ग्रह जो है ना, ये जाइंट्स, ये गैसीय ग्रह हैं। इनके ऊपर आदमी जाके ऐसे उतर नहीं सकता क्योंकि ये गैसीय ग्रह हैं, ये गैस से बने हुए हैं। और ये जो पार्थिव ग्रह हैं वो चट्टानों के बने हुए हैं। इनमें से अगर देखा जाए तो जो अपना मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है ना। ये मंगल ग्रह लाल ये दिखाई देता है। और शुक्र ग्रह जो है वो सबसे गर्म ग्रह है। और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं क्योंकि ये लगभग पृथ्वी के आकार का ही है और पृथ्वी जैसा ही ये मतलब है, उसके आकार का ही है, उसके आसपास में है, तो इसलिए पृथ्वी की एक ग्रह की बहन भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने ये देख लिया है और ज़्यादा इसमें याद रखने की आवश्यकता आपको है नहीं है। इनका क्रम आपको याद होना चाहिए, कौन सा ग्रह पार्थिव ग्रह हैं, कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रह हैं, कौन सा ग्रह गैसीय ग्रह हैं, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सबसे छोटा है बुध और सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। सबसे बड़े में आएगा बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये आपका लाइन में आ गया बड़े बड़े में, ठीक है ना। इस प्रकार से ये, ठीक है। तो आगे चल लेते हैं। अब हम देखते हैं चांद जो है हमारा, चांद क्या है? उपग्रह। उपग्रह क्या होता है? ऐसा वो भी रॉकी प्लैनेट ही होता है, वो होता है एक ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो उपग्रह हो गया। जो है अपना सूर्य के चारों ओर तो सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर क्या लगाएंगे? ग्रह चक्कर लगाएंगे। इस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएगा वो क्या हो गया? उपग्रह हो गया। और पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह जिसका नाम क्या है? चंद्रमा, ठीक है। अब आ जाता है सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल में अपने यहाँ 8 ग्रह हैं और कुछ अन्य खगोलीय पिंड भी पाए जाते हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्कापिंड हो गए। ये सब लोग मिलके क्या होते हैं? अपना सौरमंडल का निर्माण करते हैं। और सौरमंडल का मुखिया कौन है? सौरमंडल का मुखिया है सूर्य, है ना, ठीक है। अब सूर्य के बारे में देख लेते हैं। तो ये हमारा सौरमंडल है ना, उस सौरमंडल के केंद्र में ये स्थित है, यानी कि ये अगर हमारा सौरमंडल है ना ये पूरा, तो इसके बीच में जो है वो क्या है? अपना सूर्य भगवान यहाँ उपस्थित है, ठीक है। ये बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से ये बना हुआ है ना।
ठीक है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। इसका जो खिंचाव बल है ना, वो खिंचाव बल के कारण ही अपना सौरमंडल बंधा हुआ है एक दूसरे से, ठीक है ना। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। अपने को प्रकाश और ऊष्मा कहाँ से मिलती है? सूर्य से ही प्राप्त होती है। लेकिन हम इनकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है। हमारा सबसे पास का तारा है ये, मगर फिर भी हमसे ये बहुत दूर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमसे, ठीक है ना। फिर सॉरी फिर आ जाते हैं ग्रह के ऊपर कि ग्रह जो है वो कितने हैं और कौन कौन से। तो जो है ग्रह हमारे 8 ग्रह हैं, और सूर्य से दूरी के आधार पर मैंने जो है अभी डायग्राम में बता दिया। अगर आप ऐसे सिर्फ पढ़ने बैठोगे तो आप भूल जाओगे। डायग्राम में जो मैंने आपको बताया वहाँ से आप याद रखना। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। इसको आप रट लो एकदम आंख बंद करते ही। आपको कोई पूछे रात को 12 बजे उठा के ही तो भाई क्रम बता दे ग्रहों का, तो आप बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ये बता देना आप, ठीक है। ये यहाँ पर ये एनसीईआरटी में कुछ ट्रिक भी दी गई है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ये आपको याद हो, आपको जो इजी लगे उस तरीके से आप याद कर लेना। मेरे हिसाब से तो ये ट्रिक में मत जाना, सीधा याद करो आप तो। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून 5-10 बार बोलो, याद हो जाएगा, ठीक है। सौरमंडल को सारे जो ग्रह हैं अपने वो एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। देखिए प्लूटो नाम का जो ग्रह है उसको हमने ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया और बोना ग्रह की कैटेगरी में रख दिया। उसने यही काम किया। क्या किया? जैसे अपना समाज होता है, समाज में कोई अगर अपनी निश्चित कक्षा में चक्कर नहीं लगाता, समाज में कोई समाज के नियमों का पालन नहीं करता तो उसे समाज से बाहर कर देते ना, जाति से बाहर कर देते हैं, देश निकाला दे देते हैं। उसी प्रकार से वो भी जो है एक निश्चित कक्षा में चक्कर नहीं लगा रहा था, तो इसकी वजह से उसको बाहर कर दिया। वो एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाना चाहिए और दूसरे की ग्रह की कक्षा में वो नहीं जाना चाहिए। अगर गया तो उसे भिड़ंत कर देगा, लड़ाई कर बैठेगा, और लड़ाई करने वाले को तो समाज में कोई जगह नहीं दी जाती। इसीलिए प्लूटो को समाज से बाहर निकाल दिया। और ये रास्ते जो है एक दीर्घवृत्ताकार उसमें फैले हुए होते हैं, दीर्घवृत्ताकार होते हैं इनके रास्ते। और वो जो रास्ते होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कक्षा कहते हैं। और ये दीर्घवृत्ताकार कौन सी चिड़िया का नाम है बताना। देखिए एक मिनट मैं साफ कर लूँ स्क्रीन। सॉरी, हाँ जी, देखिए दीर्घवृत्ताकार का मतलब हो गया ये एलिप्टिकल, है ना। इस अब में वो चक्कर लगाते हैं और ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है कक्षा। आपकी 5वीं 6वीं वाली कक्षा नहीं, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्बिट, है ना। तो ये ऑर्बिट में एक निश्चित ऑर्बिट में ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इन्हें केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। मैंने बोला था ना वीनस जो है शुक्र, उसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, इसकी बहन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति जो है वो सब पृथ्वी के समान ही है। तो शुक्र जो है ना वो इसकी बहन है। तो किसी न किसी की मौसी भी होगी फिर अगर शुक्र बहन है तो, ठीक है ना। और अभी तक प्लूटो जो था उसको भी एक ग्रह माना जाता था, है ना। परंतु इंटरनेशनल जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है उसने 2006 में इससे बाहर निकाल दिया, समाज से बाहर निकाल दिया। और क्यों निकाल दिया? क्योंकि ये झगड़ा कर रहा था, यानी कि अपने घर से बाहर निकल के दूसरे घर में घुस रहा था। यानी ये कक्षा जो है ना, इस कक्षा से ये बाहर निकल रहा था और दूसरे ग्रह की कक्षा को ये काट रहा था। इसलिए इसको नाम दे दिया गया क्या? प्लूटो को। अब इसको बोने ग्रह में की श्रेणी में डाल दिया गया है, ठीक है। ये वाले जो यहाँ पर दिए होते हैं ना, ये छोटे छोटे, ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना, है ना। जैसे अब हम देख लेते ग्रह में पृथ्वी। तो सूर्य के हिसाब से अगर पृथ्वी को देखा जाए तो पृथ्वी कौन सा ग्रह है? तीसरा ग्रह है। कैसे कैसे? पहला ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, और फिर कौन सा आ गया? पृथ्वी। बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, है ना। फिर क्या आ गया? एस्टेरॉयड बेल्ट आ गया। उसके बाद आगे ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए तो पृथ्वी दूरी के हिसाब से, सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है और आकार की दृष्टि से ये 5वां ग्रह है। 5वां ग्रह कैसा हो गया अभी बता देता हूँ। ये 4 ग्रह तो हमने इधर देख लिए। 4 ग्रह एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद में 4 ग्रह होंगे। कौन से? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये चारों ग्रह जो एक क्रम में एक दूसरे से छोटे होते जाते हैं। ये सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, है ना। और उसके बाद में कौन आ जाती है? पृथ्वी। तो ये 5वें नंबर की सबसे बड़ा ग्रह है। अगर
बड़ा और छोटे में देखा जाए आकार में, और अगर सूर्य से दूरी के हिसाब से देखा जाए तो कौन सा है, तीसरा ग्रह है। ठीक है ना। और ये ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है। अपनी पृथ्वी जो है ना, ये ध्रुवों के पास से थोड़ी चपटी है, यानी सीधी सीधी। ये अगर आपको पहले लगता था कि पृथ्वी गोल है, तो गोल का मतलब लड्डू वाला गोल नहीं है, ये ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है। कैसी चपटी है अभी बता देता हूँ। देखिए थोड़ी सी ऐसी इस प्रकार की ये बनी हुई है। सेब आपने देखी ना एप्पल, वैसे ये बनी हुई है। तो यहाँ से थोड़ी बाहर निकली हुई है और यहाँ से थोड़ी चपटी है। तो ये हो गया अपना पोल्स, है ना, ध्रुव। ये उत्तर में तो उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिण में है तो दक्षिणी ध्रुव, है ना। तो यहाँ से क्या है, ये थोड़ी चपटी है, इसलिए इसे भूभाग कहते हैं, जियोइड भूभाग इसे कहते हैं। भूभाग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये चपटी है ध्रुवों से। ठीक है ना। और अब तक ज्ञात जो भी ग्रह हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ जीवनदायी परिस्थितियां कहाँ पाई गई है, सिर्फ पृथ्वी पे पाई गई है, क्योंकि यहाँ पर जो पानी है ना वो तरल रूप में उपस्थित है, और जब तरल रूप में उपस्थित है इसलिए यहाँ पर जीवनदायी परिस्थितियां हैं जो जीवन को संभव बना सकती है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, गोल्डीलॉक जोन एक होता है, गोल्डीलॉक जोन, ये कंसेप्ट है। गोल्डीलॉक जोन का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र या ब्रह्मांड में ऐसा क्षेत्र जो जीवन जहाँ पर संभव हो सकता है ना, वो होता है गोल्डीलॉक जोन। ये अगर आपको कहीं पूछ ले एग्जाम में, ये कंसेप्ट तो आप याद रखना। ठीक है। इसमें हमारे लिए देखिए पानी उपस्थित है, यहाँ पर गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है और अन्य ग्रहों पे ऑक्सीजन नहीं है। जैसे नाइट्रोजन वहाँ पर मिल जाएगी आपको, अमोनिया मिल जाएगी, है ना, और हाइड्रोजन मिल जाएगी, हीलियम मिल जाएगी, पर ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं है। इसकी वजह से क्या हो गया कि अपने पास सिर्फ यहीं पर जीवनदायी परिस्थिति अपने पास रहती है। और अगर इसे आसमान से देखें तो ये किस प्रकार की दिखाई देती है, नीले रंग की दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है, क्योंकि इसका 2/3 भाग जो है वो पानी से घिरा हुआ है, इसलिए नीले रंग की दिखाई देती है। और इसीलिए इसे नीला ग्रह है या ब्लू प्लैनेट भी इसे कहते हैं। ठीक है ना। फिर है चंद्रमा, साफ कर लें क्लिक थोड़ा सा स्क्रीन। अब चांद जो है वो हमारा एकमात्र जो अपना नेचुरल उपग्रह है, यानी प्राकृतिक उपग्रह जो है वो एकमात्र चांद हमारा है। इसका व्यास कितना है, पृथ्वी का 1/4 है ना। अगर मान लो कि पृथ्वी 100 है तो इसका कितना होगा, 25 हो जाएगा ना। इसका व्यास जो है 1/4 है। ठीक है। और ये इतना बड़ा हमको क्यों लगता है चांद, क्योंकि हमारे एकदम पास में ही है, इसलिए ये हमको इतना बड़ा दिखाई देता है। हमसे कितना दूर है, मात्र 3,84,400 किलोमीटर दूर है। देखिए 3,84,000 कितना पास में, ये तो है, यही तो मामा के घर के पास में ही, यही तो चांद है। ठीक है। और आप जो है अब पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की तुलना कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने सूर्य की दूरी भी देखी थी, तो आप तुलना कर सकते हो कि सूर्य अपने से कितनी दूर है ना। ठीक है। तो ये तो हो गया अपना एक प्राकृतिक उपग्रह। तो उपग्रह जो प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मैनमेड भी हो सकते हैं, इन्हें मानवीकृत जो है मानव निर्मित उपग्रह भी हो सकते हैं। और उपग्रह कौन सी चिड़िया का नाम है, उपग्रह एक ऐसी चिड़िया का नाम है, क्या, एक खगोल पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, ग्रह चक्कर लगाते हैं, है ना। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा दिया ग्रह, और ग्रह के चारों ओर चक्कर कौन लगाएगा, उपग्रह। ठीक है ना। और उपग्रह जो है प्राकृतिक तो जैसे चांद, और मानवकृत अगर उपग्रह देखें तो बहुत सारे हो गए, जैसे इनसेट हो गया, है ना, IRS हो गया, एड्यूसेट हो गया। उपग्रह तो भेजते रहते हैं ना हम लोग, सैटेलाइट जो भेजते हैं, सैटेलाइट वही तो उपग्रह हैं, है ना। अभी हमने चंद्रयान भेजा है, तो चंद्रयान क्या है, वो तो उपग्रह ही है। ठीक है। आगे चल लेते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको, नहीं समझ में आ रहा तो बता देना, आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। आप आगे वाले लेक्चर में भी बता सकते हो कि सर जी ये वाली चीज़ में हमें नहीं समझ में आई, या कोई कंसेप्ट छूट गया हो जो आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है, तो आप बता देना। वैसे तो मैं छूटने नहीं दूंगा, सब कुछ लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है। ये चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर एक पूरा चक्कर ये 27 दिन में लगा लेता है, और 27 दिन में ही अपना भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। यानी देखिए ये पृथ्वी हो गई, पृथ्वी के चारों ओर ये चक्कर लगा लेता है 27 दिन में। साथ ही चंद्रमा खुद भी तो घूमता है, रिवॉल्यूशन करता है ये, है ना, परिक्रमण और रोटेशन 2 होता ना। तो ये खुद भी है तो अपनी जगह घूमता है, तो वो भी 27 दिन में पूरा कर लेता है, और पृथ्वी के चारों तरफ भी 27 दिन में वो चक्कर लगा लेता है। इसीलिए हमें चांद का सिर्फ और सिर्फ एक भाग ही दिखाई देता है ना। और चांद की परिस्थितियाँ भी
जीवन जीने के लिए वहाँ पर अनुकूल नहीं है। हालांकि वहाँ पर अभी हमें चंद्रयान से पता लगा है कि वहाँ पर पानी है, मगर वो फ्रोजन उस कंडीशन में है, परंतु वहाँ पर ऑक्सीजन तो हमारे पास अभी भी नहीं है, इसलिए वहाँ पर जीवनदायी परिस्थितियाँ नहीं हैं। सॉरी। हालांकि वहाँ पर पर्वत है, अगर आपको हिल स्टेशन पर जाना हो तो आप वहाँ जा सकते हैं। मैदान भी है और किसी को गड्ढे भी हैं, किसी को कूद के मरना हो तो सॉरी मजाक कर रहा हूँ, गड्ढे भी हैं वहाँ पर, मैदान भी है, पर्वत भी वहाँ पर है। और वो सब चांद पर छाया, वो हमें उन्हीं की वजह से चांद पर हमें छाया दिखती है। जब हम बचपन में चांद नहीं देखते थे तो दिखते थे ना कि एक बूढ़ी अम्मा है, वो झाड़ू लेके नीम के पेड़ के नीचे बैठी है, वो छाया से दिखती थी। वो उन्हीं गड्ढों की वजह से छाया दिखती है, पहाड़ों की वजह से दिखती है ना। और पूर्णिमा के दिन इन चांद पर इन छाया को देखा जा सकता है। देखिए, एक होती है अमावस्या, काली रात अमावस्या की, जहाँ जब भूत आते हैं, और एक पूर्णिमा। पूर्णिमा मतलब चांद जब दिखता है, चांद का उजाला होता है, चांदनी रात होती है तब। अब हम देख लेते हैं क्षुद्र ग्रह। ये कौन सी चिड़िया है? देखिए, तारे हो गए, ग्रह हो गए और उपग्रह। इनके अलावा भी और छोटे छोटे नाबालिग आदमी जो है घूमते रहते हैं, है ना, कहाँ, ब्रह्मांड में। और जो छोटे छोटे ब्रह्मांड में जो पिंड घूमते रहते हैं, वो चक्कर लगाते रहते हैं, और वो किसी निश्चित जो है एक कक्षा का वो पालन नहीं करते हैं, क्योंकि वो, आप इन्हें कह सकते हो एक तरीके से असामाजिक तत्व हैं ये, जो हमारे समाज में भी घूमते रहते हैं इधर से उधर, जो ना कानून की बात मानते हैं, ना नैतिकता की, ना समाज के किसी के नियम नहीं मानते। वही असामाजिक तत्व है ये क्षुद्र ग्रह, जो किसी की बात नहीं मानते, ये कहीं भी घूमते रहते हैं। ठीक है। खास तौर से इनका, जैसे गुंडों का भी एक इलाका होता है ना, उसी प्रकार से इन गुंडों का भी एक इलाका है। वो इलाका कहाँ है? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में इनका इलाका पड़ता है। ठीक है ना। तो अभी जब हमने उसमें देखा था, चित्र में भी हमने ये देख लिया था। और वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह जो है ना, वो ग्रह के ही भाग होते हैं, क्योंकि बहुत वर्षों पहले ये विस्फोट जो है, उसमें एक जब विस्फोट हुआ, एक दूसरे से टकराए तो टूट टूट के अलग हो गए, है ना। तो वही है, यानी पहले ये समाज में ही हुआ करते थे, फिर लड़ाई झगड़ा किया या दो आदमियों के बीच लड़ाई हुई तो तीसरा आदमी बाहर निकल गया और वो समाज से बाहर हो गया, वो किसी के बाप की बात अब मानता नहीं है। तो यही क्षुद्र ग्रह है ना। ये पहले ग्रह के ही भाग हुआ करते थे, ये अपने ही समाज में हुआ करते थे, बाद में अब ये किसी कक्षा का जो है ये पालन नहीं करते, वो ऐसे ही घूमते रहते हैं। ठीक है, ये है क्षुद्र ग्रह। अब आगे देख लेते हैं हम उल्कापिंड। तो फिर ये उल्कापिंड क्या चीज़ है? देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सभी पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं, उनको कहा कह दिया जाता है, उल्कापिंड कह दिया जाता है। और कभी कभी ये उल्कापिंड करते क्या है, पृथ्वी के इतना पास में आ जाते हैं, और कभी कभी तो ये पृथ्वी पर गिर भी जाते हैं। कौन गिर जाता है? उल्कापिंड। ये उल्कापिंड क्षुद्र एक ही बात है, यही पत्थर के टुकड़े सब होते हैं जो पृथ्वी पर आ जाते हैं, उनको हम उल्कापिंड कह देते हैं, है ना। और जब ये पृथ्वी की तरफ आ रहे होते हैं तो पृथ्वी का घर्षण बल लगता है, और घर्षण बल लगेगा तो क्या होगा, इनमें अग्नि उत्पन्न हो जाएगी और ये जलने लगेंगे। और यहीं जब चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है तो हम कहते हैं देखिए तारा टूट रहा है, और विष मांगते हैं। देखिए, वो विष मांगने वाली कोई बात नहीं है। खैर, हम तो गाँव वाले आदमी हैं, हम लोग ये विष नहीं मांगा करते थे, ये शहर वाले लोग मानते हैं, विष वगैरह कुछ नहीं मानते थे हम। ठीक है। और जब ये अगर उल्कापिंड पूरी तरह से आकर पृथ्वी पर गिर जाए तो उससे बहुत बड़ा गड्ढा एक बन जाता है। जैसे महाराष्ट्र में जो लोनार झील बनी है ना, लोनार झील, वो माना जाता है कि उल्कापिंड आके ही पृथ्वी पर गिर गया था, इसकी वजह से ही वो झील बनी है। फिर आपने खुला आसमान देखा है तारों वाला? देखा है कि नहीं देखा है? देखा है, बचपन में नहीं, रात को बैठ सो के ऊपर मुंह करके छत पे सो के देखते थे। तो एक सफ़ेद चौड़ी पट्टी से हमें वो दिखती है, और चमकदार रास्ता सा उसमें एक दिखता है, जैसे यहाँ दिख रहा है, और कल के लेक्चर में भी मैंने दिखाया था। ये बहुत सारे तारों का एक समूह है, और वो समूह क्या कहलाता है? वो कहलाता है आकाश गंगा, है ना। और आपने आकाश गंगा का नाम क्या है? मिल्की वे, दुग्ध मेखला। तो हमारा सौरमंडल जो है इसी आकाश गंगा का एक भाग है। ठीक है ना। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि अब शुरू से समझा देता हूँ, एक एक सब चीज़ें हमने जान ली। पिंड, ये ग्रह क्या होते हैं, उल्कापिंड क्या होते हैं, सब क्या होता है, एक एक सारी चीज़ें हमने जान ली। अब मैं आपको समझाऊंगा शुरू से लेकर अंत तक, एक बार शांति से, कि ग्रह क्या होते हैं और किस प्रकार से आगे आगे बढ़ता जाता है, कौन छोटा होता है कौन बड़ा होता है। हाँ जी, या हम क्या करते हैं, एक नया पेज ले लेते हैं। ले लिया पेज। अब देखो, सबसे पहले क्या हो गया अपना, ये उल्कापिंड वगैरह ये आगे है ना, ये उल्कापिंड वगैरह क्या आगे, उल्कापिंड आगे, क्षुद्र ग्रह आगे, छोटे से ग्रह, यानी ग्रह के पार्ट हुआ करते थे छोटे छोटे हैं। ठीक है। उसके बाद क्या आगे,
इससे बड़ा अगर हो गया तो वो ग्रह हो गया, है ना। ग्रह जो है वो किस में आते हैं, वो एक सौर मंडल में आते हैं, है ना। बहुत एक सौर मंडल जैसे ये हो गया, इस सौर मंडल में बहुत सारे ग्रह हो गए। जैसे अपने सौर मंडल है, इसमें कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, ठीक है। और इस ग्रह जो सौर मंडल होगा उसमें एक तारा जरूर होगा, अपना ये तारा होगा। फिर ऐसे बहुत सारे तारे हो गए, मान लो ऐसे बहुत सारे तारे हो गए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया तारामंडल हो गया, ठीक है ना। और इन ऐसे बहुत सारे तारामंडलों को मिलाकर, बहुत सारे तारे तो तारामंडल हो गया, और ऐसे बहुत सारे तारामंडलों को मिला दिया जाए अगर, तो ये क्या बन गया, आकाशगंगा, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे आकाशगंगाओं को मिला दिया जाए, सर्पिल हो सकती है ना, दीर्घवृत्ताकार हो सकती है, अनियमित हो सकती है किसी भी प्रकार की। इन आकाशगंगाओं को सबको मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, ब्रह्मांड, यूनिवर्स। और ब्रह्मांड का महान योद्धा कौन है, आर्यमान, है कि नहीं है। शक्तिमान का भाई आर्यमान, नहीं शक्तिमान और आर्यमान नहीं देखा था हमने बचपन में, वही ब्रह्मांड का महान योद्धा है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए 6th क्लास के एनसीईआरटी तो समाप्त हो गए, इसमें इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, मैंने क्यों आपके लिए 6th क्लास के एनसीईआरटी लेके आया हूँ, ताकि बच्चों के जैसे आपको चीज़ें समझ में आ जाए। अब अगर आपको कोई पूछे तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। हाँ, आप बता दो कि उल्का पिंड क्या है, ये सामाजिक तत्व हैं, है ना। और क्यों जो है प्लूटो को बाहर निकाल दिया गया, सूर्य से दूरी के आधार पर देखा जाए तो कौन सा ग्रह पहले आता है, कौन सा बाद में आता है कि नहीं, याद नहीं है। अगर याद नहीं है तो एक बार फिर समझा दूँ, चलो एक बार समझा देता हूँ आपको। शुरू में जब हमने पढ़ा था ना, पेज ले लूँ मैं, एक नया पेज आ नहीं रहा, हाँ जी पेज ले लूँ। तो देखिए ये अपना हो गया सूर्य, अगर लिख के अगर सर पढ़ाते ना कोई तो आपको जल्दी से अच्छे से समझ में आता है। ये हो गया अपने सूर्य भगवान, ठीक है। अब मैं इसे दूरी के आधार पर पहले देख लेता हूँ ना। सबसे पहले आएगा बुध, फिर आएगा शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर ये क्या हो गया, असामाजिक तत्व, मतलब क्षुद्र ग्रह की पट्टी, है ना, क्षुद्र ग्रह हैं ये। फिर बृहस्पति सबसे बड़ा, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये नाम लिख दूं। देखिए बुध हो गया, शुक्र हो गया, अपनी बहन है पृथ्वी की, तो अपनी मौसी हुई ना बुध शुक्र, ये अपनी पृथ्वी माता, अपनी पृथ्वी माता है तो शुक्र तो फिर मौसी हुई ना, बुध शुक्र पृथ्वी। और ये मंगल, जिसे लाल ग्रह भी कहते हैं, किसी ने मार मार के इसे लाल कर दिया। ये हो गया बृहस्पति, जुपिटर, है ना। फिर ये हो गया बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, है ना, अरुण और वरुण भी कहते हैं हिंदी में, अरुण वरुण छोड़ो आप, तो यूरेनस नेपच्यून आ देगा। ये हो गया पृथ्वी से दूरी के हिसाब से। अब देखें कि सबसे बड़ा कौन सा है, फिर छोटा कौन सा, फिर छोटा कौन सा है, ये देखा है। तो सबसे बड़ा का क्रम में देखिए, ये तो सबसे क्रम में है, ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, और ये 4 नंबर पे सबसे बड़ा है जुपिटर, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। 5 नंबर पे क्या आ जाएगा, अपनी पृथ्वी आ जाएगी, है ना। फिर सबसे छोटा कौन सा आ जाता है, ये आ जाता है। इतना क्रम आप याद रख लीजिए, ठीक है ना। पृथ्वी, शुक्र, मंगल, शुक्र, बुध, पृथ्वी, बुध, मंगल, शुक्र, बुध, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। इतना आप याद रख लीजिए, ठीक है। चलो फिर आगे चल लेते हैं। अब अपने पीछे जाना पड़ेगा, हाँ जी, कहाँ चला गया, ये रहा, ठीक है। यहाँ से हम अब एक और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये 11th क्लास की एनसीईआरटी है, ठीक है। इसमें आपको क्या दिया होगा, वही ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, वो सब इसमें दिया हुआ है। इसमें कुछ जो है आपको थिंकर्स के नाम दिए हैं, वो थोड़ा बहुत आपको वो याद रख लेना। जैसे जर्मन दार्शनिक हुआ करते थे इमैनुअल कांट, है ना। इन्होंने इसके बारे में जो है योगदान दिया है, बहुत सारी परिकल्पनाएं इन्होंने दी हैं इमैनुअल कांट ने। और लाप्लास ये भी हुए, इन्होंने जो है जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट जो है
इन्होंने जो निहारिका परिकल्पना दी थी ना, सॉरी निहारिका परिकल्पना, उसका इन्होंने संशोधन प्रस्तुत किया। देखिए अब निहारिका या नेबुला, ये भी पूछा था एग्जाम में, पूछा था कि निहारिका क्या होती है। निहारिका क्या होती है, जो हाइड्रोजन हीलियम के जो बादल बने होते हैं ना, बहुत सारे बादल बन जाते हैं, उन्हीं को निहारिका कहते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, इन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस या निहारिका परिकल्पना इन्होंने दी। और इस परिकल्पना के क्या माना, इस परिकल्पना ने कि ग्रहों का निर्माण किस प्रकार से हुआ, जो धीमी गति से जो पदार्थ घूम रहे थे उनसे बादलों का निर्माण हो गया। ठीक है, और जो सूर्य की युवा अवस्था है उससे वो संबंधित हुआ करते थे। ठीक है, फिर 1950 में आए ओटो श्मिट साहब, और जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर नाम का एक और प्राणी आया, उसने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन दे दिए। और उनके विचार से एक सौर निहारिका जो है, सूर्य जो है एक निहारिका से घिरा हुआ था, और वो निहारिका किससे बनी हुई थी, हाइड्रोजन और हीलियम से वो निहारिका बनी हुई थी। तो हाइड्रोजन और हीलियम के बादलों से जो चीज़ बनी होती है वो क्या होता है, निहारिका, है ना। एग्जाम में पूछ ले तो ये याद रखना। और इन कणों में जब घर्षण हुआ और टकराना इसमें हुआ तो एक चपटी तस्तरी की आकृति का बादल का निर्माण हो गया। एक तस्तरी की आकृति यानी प्लेट की आकृति का निर्माण इसमें बादल का निर्माण हो गया। और फिर धीरे धीरे इसी तस्तरी जो है, इसी से ग्रहों का निर्माण हुआ। हाँ, तो फिर जो है ये लोग कहते थे कि पहले सोच रहे थे कि हाँ पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर इन्होंने बताया कि हाँ ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक साथ ही हुई, फिर उसी में पृथ्वी ग्रह के भी निर्माण हो गया था। सारे ग्रह जो है वो एक साथ ही बन गए थे। आधुनिक सिद्धांत जो है वो ये नहीं मानते। आधुनिक सिद्धांत मानता है बिग बैंग थियरी। हमने कल पढ़ा था ना, एडविन पी हब्बल जो, उनकी बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी क्या कहती है, पहले छोटा सा एक बादल था, उसमें बहुत ज़्यादा उसका आयतन हो गया, फिर एकदम से उसमें विस्फोट हो जाता है, और विस्फोट की वजह से जो है वो ग्रहों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो ये है आपकी बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी क्या कहती है, उसने प्रमाण भी दिए कि समय बीतने के साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर भी हो रही है, और ये क्या दिखाता है, रेड शिफ्ट दिखाता है। और बैंगनी शिफ्ट क्या दिखाता है कि जो आकाश गंगाएं एक दूसरे के पास पास में आ रही है। याद है कि नहीं याद है आपको? ठीक है, फिर देख लेते हैं, एक बार स्क्रीन क्लियर कर लें। एक मिनट, हाँ जी, तो आकाशगंगा पास आ रही है, दूर जा रही है, ये सिद्धांत हो गया। ठीक है, एक गुब्बारा ले लो और उस पर कुछ निशान लगा लो और जिनको आकाशगंगाएं मान लो। और मैंने ये एग्जांपल आपको उस दिन भी बताया था, जब आप उसमें फूंक भरोगे तो वो एक दूसरे से दूर दूर चली जा रही हैं। इसका मतलब जो ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, और आकाशगंगाओं के बीच की दूरी भी ये बढ़ रही है। और जो दो ग्रह होते हैं इनके बीच की जो जगह होती है, जो आकाशगंगाओं के बीच की जगह होती है ना, इसको क्या कहते हैं, इंटरस्टेलर कहते हैं इसे, इंटरस्टेलर स्पेस इसको कहते हैं। इंटरस्टेलर क्या होता है, तो दो ग्रह, दो आकाशगंगाओं के बीच की, दो ब्रह्मांडीय पिंडों के बीच की दूरी जो होती है उसे इंटरस्टेलर कहते हैं। ठीक है, फिर बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार जो है वो निम्न अवस्थाओं में हुआ। कौन कौन सी, देखिए इस प्रकार से इसका चित्र दिया गया। ब्रह्मांड की अवस्था में क्या हुआ, सबसे पहले वो पदार्थ जिन्हें ब्रह्मांड बना है वो छोटे से गोलक एक परमाणु के रूप में एक स्थान पर आ जाते हैं, और जिनका आयतन बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत छोटा है, और तापमान और घनत्व उनका अनंत होता है। तो एक बिंदु में सब कुछ समा जाता है। आयतन बहुत ज़्यादा मतलब कम हो गया इनका, तापमान और घनत्व बहुत ज़्यादा इनका बढ़ जाता है। ठीक है, फिर बिग बैंग प्रक्रिया इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट से उत्पन्न होती है। तो ये छोटा सा जो ये गोला है इसमें विस्फोट होता है और इधर उधर फैल जाता है ना, इधर जो इसके टुकड़े फैल जाते हैं, ये टुकड़े फैला दिए जी हमने। तो जब ये टुकड़े इधर उधर फैल गए, उन टुकड़ों से क्या हुआ, इस विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थों में परिवर्तित हो गई, और इसी को एक बिग बैंग विस्फोट, बैंग मतलब है ना, तो एक सेकंड के अंतर्गत ही पूरा ब्रह्मांड का विस्तार हो जाता है। और फिर विस्तार की गति धीरे धीरे धीमी पड़ जाती है, और आरंभिक जो 3 मिनट था उस 3 मिनट के अंदर ही जो है अपने ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है। और ये जो बिग बैंग है, बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक गिर जाता है, और परमाणुीय पदार्थ का निर्माण होता है, और ब्रह्मांड पारदर्शी हो जाता है धीरे धीरे। और ब्रह्मांड का विस्तार का अर्थ हो गया कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। मैंने आपको बताया था, गुब्बारे वाला एग्जाम्पल भी आपको बताया है। ठीक है, फिर एक होयल बंदा आता है, इसका विकल्प जो है स्थिर अवस्था संकल्पना लेके आता है, यानी स्टेडी स्टेट कंसेप्ट। ये इसका मतलब क्या हुआ कि कोई जो है
ये आकाशगंगाएं बढ़ नहीं रही है, कोई ब्रह्मांड का विस्तार नहीं हो रहा है, ये कहना चाहते हैं। यानी जैसा था ब्रह्मांड वैसा का वैसा ही है। ठीक है। फिर है कि तारों का निर्माण किस प्रकार से हुआ, तो प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ का वितरण समान नहीं हुआ करता था, बिल्कुल नहीं हुआ करता था। घनत्व में अधिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आ गई और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया, पदार्थ का एकत्रण होना शुरू हो गया और यही एकत्रण आकाशगंगाओं के विकास का आधार बन गया है। मतलब शुरू में जो घनत्व वगैरह जो था, पदार्थ का वितरण एक समान नहीं हुआ करता था, ठीक है, नहीं हुआ करता था, मान लिया भाई। और आरंभिक भिन्नता जो थी उससे गुरुत्वाकर्षण में भी भिन्नता आएगी। भाई अगर कोई छोटी पिंड है तो कम गुरुत्वाकर्षण लगाएगा, बड़ा पिंड है तो बड़ा गुरुत्वाकर्षण लगाएगा। और इसी की वजह से आकाशगंगाएं जो है इनका एकत्रण हुआ जब ये एक जगह आई और इसी की वजह से आकाशगंगाओं का विकास हो जाता है। और एक आकाशगंगा में असंख्य तारे होते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक चित्र बना के समझाया भी था, ठीक है। और उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्ष दूर मानी जा सकती है। देखिए अब प्रकाश वर्ष आया तो प्रकाश वर्ष जो है वो टाइम का सूचक नहीं है बल्कि दूरी का सूचक है। अगर आपको दे दे प्रकाश वर्ष किसका मापक है तो वो दूरी का है, ना कि समय का। आप प्रकाश वर्ष समझ लो तो वो समय का मान बैठो से, ठीक है। फिर हमने इसमें देखते हैं कि एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत कहाँ से होती है, हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे नेबुला या निहारिका कहा जाता है। देखिए यही एनसीईआरटी, मैं इसलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बनते हैं। नेबुला क्या होता है, एनसीईआरटी का से यहीं सीधा उठा के आपको पूछा था, ठीक है। और ये धीरे धीरे निहारिका बढ़ती गई और गैस के झुंड विकसित होते गए और ये झुंड बनते बनते घने गैस से पिंड बन गए, जिससे तारों का निर्माण आरंभ हो गया। तारे में क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है ना वो हीलियम में परिवर्तित होता रहता है और इसी से ऊष्मा जो उत्पन्न होती रहती है, ठीक है। फिर ग्रहों का निर्माण किस प्रकार से हुआ ये देख लेते हैं जी। ये तो मैंने आपको समझाया था, हाँ जी, ये हो गया ग्रहों का निर्माण। तो जो तारे निहारिका के अंदर गैस के छोटे छोटे पिंड हुआ करते थे और इन गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण हो गया और इन गैसीय क्रोड के चारों तरफ गैस व धूल के जो घूमती तस्तरी जो है वो एक विकसित हो गई, ठीक है। ये कोई आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं। फिर पृथ्वी का उद्भव कैसा है, मैंने जैसे जिस प्रकार से तारे बने, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, उस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, ठीक है। फिर स्थलमंडल का विकास किस प्रकार से हो गया, भाई पृथ्वी जो है इसके चारों तरफ जब इसका जो इसके पदार्थ थे फिर इसमें धीरे धीरे ये ठंडी होने लग गई, सिकुड़ गई, पास में आ गई धीरे धीरे, तो गर्म गर्म पदार्थों नीचे चले गए, ऊपर ठंडा ठंडा आ गया, इस प्रकार से स्थलमंडल का निर्माण हो गया, ठीक है। ये यहाँ से आप थोड़ा सा इसमें पढ़ लेना है ना। जैसे जो हल्के और भारी पदार्थ अलग अलग हो गए, इस प्रक्रिया को क्या कह दिया, डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन या विभेदन क्या है कि जो भारी और हल्के पदार्थ, भारी पदार्थ कहाँ चले गए, पृथ्वी के कोर में चले गए, नीचे अंदर चले गए, है ना, ठीक है। फिर चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संघट उत्पन्न हुआ था, यानी एक भीषण जाइंट इम्पैक्ट पृथ्वी के कारण की वजह पृथ्वी पर हुआ था, इसी वजह से चंद्रमा अलग हुआ है। पहले ऐसे मानते हैं कि चंद्रमा अपना ही पृथ्वी का ही भाग हुआ करता था, इससे टूट के वो अलग हुआ है, अपना ही भाई बंधु वो है, इसका मतलब है ना, ठीक है। फिर इसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ गया और बहुत सारी ऊष्मा उत्पन्न हो गई, तो ये था विभेदन का दूसरा चरण। तो इस प्रकार से फिर विभेदन हो गया, यानी हल्के पदार्थ ऊपर रह गए और जो भारी पदार्थ थे वो कहाँ, पृथ्वी के कोर में चले गए। और इसी प्रकार से पृथ्वी की 3 परतें बन गई, एक भूपर्पटी यानी क्रस्ट, एक मेंटल और एक कोड, और उस कोड के 3 भाग होते हैं। एक मिनट मैं स्क्रीन आपको क्लियर कर लूँ फिर आपको समझाता हूँ। ये विभेदन की प्रक्रिया की वजह से क्या हुआ, पृथ्वी के देखिए बन गए 3 इसमें परतें बन गई। सबसे ऊपर वाली है भूपर्पटी, है ना, क्रस्ट। फिर ये में होगी मेंटल, पागल वाला मेंटल नहीं है, ये मेंटल है। फिर ये हो गया क्रोड, है ना। इस क्रोड में भी एक आउटर कोर होती है, आउटर क्रोड होती है, एक बाहरी क्रोड होती है। आउटर वाली क्रोड जो है और बाहर वाली क्रोड, ये अंदर वाली ठोस है और बाहर वाली तरल है, तरल अवस्था में ये। और पृथ्वी की संरचना पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक पदार्थ का घनत्व बढ़ता जाता है, यानी ऊपर हल्के वाले पदार्थ फिर अंदर भारी भारी पदार्थ आते जाते हैं। फिर वायुमंडल और जलमंडल का विकास धीरे धीरे किस प्रकार से हो जाता है, तो पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा है, उसका योगदान सबसे ज़्यादा ना, और ऑक्सीजन भी फिर दूसरे नंबर पे है। और वायुमंडल की संरचना और संगठन कब पढ़ेंगे हम, इसका 8वां जब चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में और भी पढ़ लेंगे। वर्तमान वायुमंडल जो बना, इसकी 3 अवस्थाएं हैं। एक आदिकालिक वायुमंडलीय गैसें जो है उसका ह्रास हो गया, दूसरी अवस्था में
पृथ्वी के भीतर से जो भाप निकली थी जलवाष्प, उसकी वजह से वायुमंडल का विकास हो गया और अंत में वायुमंडल की संरचना को जैवमंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने संशोधित कर दिया। तो ये समझ लेते हैं एक बार, ये क्लियर कर दूं स्क्रीन। हाँ जी, देखिए ये हुआ क्या था, शुरू में क्या हुआ कि ये अपना शुरू में जो वायुमंडल में गैसें होती हैं जैसे हाइड्रोजन और हीलियम उस टाइम में होती है वो आ गई। फिर दूसरे नंबर पे क्या हो गया, पृथ्वी के अंदर से जो गैसें निकली वो वाली आ गई। तीसरे जो चरण है उसमें क्या होता है कि जो जल अपना फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो गैसें पृथ्वी में आती है, उस प्रकार से पृथ्वी का 3 चरणों में अपना जो वायुमंडल है उसका निर्माण हो जाता है। और प्रारंभिक जो वायुमंडल है उसमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता हुआ करती थी। हाइड्रोजन और हीलियम शुरू में ये सारे ग्रहों में यही हुआ करती थी। और ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं वरन सभी पार्थिव ग्रहों पर हुआ था। बताया ना मैंने, पार्थिव ग्रह मतलब जो क्षुद्र ग्रह से अपने सूर्य की तरफ वाले ग्रह हैं वो होते हैं पार्थिव ग्रह। और सौर पवन के प्रभाव के कारण आदिकालिक वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया या तो समाप्त हो गया। तो सौर पवन जो है उनकी वजह से ये गैसें यहाँ से बाहर निकल गई और ठोस अवस्था में बच गए। इसीलिए जो पार्थिव ग्रह हैं वो ठोस अवस्था में हैं और जो बाहरी ग्रह हैं वो गैसीय अवस्था में, क्योंकि सौर पवनें वहाँ तक पहुँच नहीं पाई इतनी दूर तक, इसलिए उनकी पवनें जो है वहाँ की गैस वहीं पर बनी हुई है। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब आगे चल लेते हैं। पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान, विभेदन क्या था, यानी जो भारी पदार्थ थे वो अंदर और जो हल्के पदार्थ थे वो पृथ्वी के ऊपरी में रह गए। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदरूनी भाग से जो बहुत सी गैसें व जलवाष्प बाहर निकले और इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ है ना। तो आरंभ में वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अमोनिया बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ करता था और ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में हुआ करता था। और वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतर भाग से गैसें धरती पर आई उसे क्या कहते हैं, डी गैसिंग कहते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये सब इंपॉर्टेंट है। डी गैसिंग क्या होता है कि पृथ्वी से जो गैसें बाहर निकली उस प्रक्रिया को कहते हैं डी गैसिंग। ये यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, यहाँ देखिए यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। यूपीएससी ने एक बार पूछ लिया था कि पृथ्वी के जो पर्यावरण है, जो अपना वायुमंडल है, इसको मॉडिफाई करने में किस किस ने भूमिका निभाई। तो देखिए डी गैसिंग वाले ने भूमिका निभाई थी। फिर फोटो सिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण ने भी इसमें भूमिका निभाई थी। ठीक है, और जो लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प और गैसें बढ़ने लगी और पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन भी शुरू हो गया और वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो पानी के साथ मिली और उसके साथ पानी के साथ मिलके और नीचे आ गई और इसकी वजह से तापमान में अधिक गिरावट आ गई। उसकी वजह से क्या हुआ, अत्यधिक वर्षा शुरू हो गई और पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गर्तों में इकट्ठा हो गया। और वो गर्त आज क्या हैं, महासागर है ना, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर है ना। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया। फिर पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ सालों के अंतर्गत बने, यानी 50 करोड़ साल लगे इन गड्ढों में पानी भरने में। ठीक है, और लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास आरंभ हुआ। और जीवन का विकास कहाँ से आरंभ होता है, तो महासागरों से ही जीवन का विकास आरंभ होता है। और लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक ही सीमित हुआ करता था। फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में जैसे जैसे बढ़ोतरी हुई और इसकी वजह से धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए और वायुमंडल में भी ऑक्सीजन आने लगा और जिसकी वजह से धरती पर भी जीवन संभव हुआ, है ना। तो सबसे पहले किसमें, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं ना, ये सबसे पहले महासागरों में उत्पन्न होता है। ठीक है, इसकी वजह से होता है जीवन की इसकी उत्पत्ति। एक बार स्क्रीन साफ कर लें। हाँ जी, फिर ये आ गया जीवन की उत्पत्ति। तो पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति व विकास से संबंधित ही माना जाता है। अंतिम चरण में क्या होता है, जीवन की उत्पत्ति होती है और क्या होता है। निसंदेह पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था। क्यों नहीं था, हाइड्रोजन और हीलियम भरी पड़ी है, कार्बन डाइऑक्साइड भरी पड़ी है, ये सब भरा पड़ा, कहाँ से आदमी जीवन उसमें जी लेगा। आपको छोड़ दे तो जी लोगे आप, नहीं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बारिश हुई, कार्बन डाइऑक्साइड महासागरों में गई, वहाँ से जो है ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो उत्पन्न हुई, उसने थोड़ी सी ऑक्सीजन छोड़ी, ऑक्सीजन धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसकी वजह से जीवन जो है वो संभव हो पाया पृथ्वी के ऊपर। आधुनिक वैज्ञानिक जो है वो जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रक्रिया ही बताते हैं, जिससे सबसे पहले जटिल जैव यानी कार्बनिक अणु जो है वो बने और फिर उसका धीरे धीरे समूहन हुआ और ऐसा समूहन जो अपने आप को दोहराता रहा और इस प्रकार निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्व में परिवर्तित उसने कर दिया। ये आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं। और हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह अलग अलग समय की चट्टानों में हमें देखे जा सकते हैं। आज भी मिलता है ना,
कि 50 करोड़ साल पहले की, 200 करोड़ साल पहले की चट्टान मिली है, इसमें ये जीवाश्म प्राप्त हुआ है ना। तो सबसे पहले है ना, आज की जो ब्लू ग्रेन एल्गे है ना, इसी से मिलती जुलती संरचना पहले सूक्ष्मदर्शी से पाई गई है कि यहाँ सॉरी इसी प्रकार की संरचना सबसे पहले उत्पन्न हुई थी। और ये कल्पना की जा सकती है कि सबसे पहले इससे पहले समय में साधारण संरचना वाली शैवाल रही होगी। और ये माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ था। कितने करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ था, आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। आगे चले, इसमें कुछ नहीं, आपका किस प्रकार से स्थलमंडल का विकास हुआ। पृथ्वी पहले गर्म थी, फिर धीरे धीरे वो ठंडी होती गई, भारी पदार्थ अंदर चले गए, हल्के पदार्थ जो है वो ऊपर की तरफ आ गए। इसको क्या कहते हैं, विभेदन, डिफ्रेंशिएशन कह दिया। फिर इसका वायुमंडल का कैसे हुआ, तो पहले इसके हाइड्रोजन हीलियम गैस हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे डी गैसिंग हुआ, मतलब इसके अंदर की गैसें बाहर निकली। फिर बारिश की वजह से यहाँ पर महासागरों का निर्माण हुआ और महासागरों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हुई, जिसकी वजह से फिर हमारा स्थलमंडल आज का बन पाया इस प्रकार, ठीक है। चलो जी आगे चल लेते हैं। आगे क्या चल रहे थे, बस इतना ही है। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। समझ में आपको सब कुछ आ गया होगा, नहीं कुछ समझ में आया तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। कल के लेक्चर में मैं फिर से वो दोहरा दूंगा। वैसे इनमें से बहुत सारी चीज़ें तो हमने कल के लेक्चर में ही पढ़ ली थी, ठीक है। तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और हमें लिखते रहिए। और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।